टू सिविल ज्ञान। आज हम आप सभी के बीच में हाजिर हुए हैं वीकली करंट अफेयर को लेकर के। बेसिकली ये वीडियोज़ आपको 21 अगस्त को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये किसी कारणवश आपको 22 अगस्त को मिल रही है, जहां पर हम बात करेंगे 15 से 20 अगस्त के बीच में जो भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहने वाले थे या आप लोगों ने जो भी पढ़े हैं उनके बीच में। क्योंकि करंट अफेयर आप लोग कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो आप वो निरर्थक है। मतलब रिवाइज़ चाहे जो करंट अफेयर ही हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। आप पढ़ाई कम करिए लेकिन रिवाइज़ ज़्यादा करिए, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए देखते हैं कि कौन से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके 15 से 20 अगस्त के बीच में हुए हैं। बाकी और इनमें हमने कुछ भी और भी अलग से चीज़ें ऐड की हैं जो कि आपके हाल फिलहाल में हुए हैं, तो उनको हम लोग रिवाइज़ करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर आप DDA की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक वीडियो इसके लिए बनाई है कि आप जनरल अवेयरनेस में कितने तैयार हैं। तो हमने उस वीडियो में क्या किया है कि जितने भी आपके 2018 में जो DDA का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी आपके GK GS के क्वेश्चन आए थे और उनका क्या लेवल था और वो किस तरीके से उसमें करंट अफेयर क्या वेटेज था, तो हमने सारी जानकारी इस वीडियो में बताई है और सारे क्वेश्चन को हमने कराया है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो उसको ज़रूर देखिएगा, इसी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खास खबर है। एक खास खबर ये है कि हम टारगेट DDJ को करते हुए जनरल अवेयरनेस के ऊपर हम प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे आपका हूबहू एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, डे 1 की वीडियो आज आपको शाम को मिलेगी, जिसमें हम ये बात करेंगे कि जो है आपके 10 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के आने वाले हैं वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। अगर हूबहू आप लोग जो भी एग्ज़ाम जो भी जितने भी दिन बचे हैं अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी बेनिफिशियल क्लास देखने को मिलेगी। इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ऐसी वीडियोस जल्दी से मिलती नहीं हैं। अगर आपको तुरंत पाना है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे। यहाँ पे कुछ हेड ऑफ़ इम्पोर्टेंट ऑफिस जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका चल रहा है, जो भी अगर आप हो सकता है आप ग्रुप डी एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे हेड ऑफ़ इम्पॉर्टेंट जो ऑफिसर्स होती हैं उनके जो करंट में होते हैं हेड होते हैं उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला बनी है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। वो भारत की जो है आपकी राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और इन्होंने इस और जो है इससे पहले जो आपके रामनाथ कोविंद जी थे वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और आपकी वर्तमान में जो क्या कहती हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रपति हैं वो आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति जो आपके जगदीप धनखड़ हैं, इसका भी अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था। और इसके जो इससे पहले जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे वो आपके वेंकैया नायडू थे, उनके भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इस समय हैं यू ललित, उनका नाम है यू ललित। आपके जो है भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले जो आपके थे NV रमना साहब थे। और अब उदय उमेश ललित का जो कार्यकाल है ज़्यादा दिन का नहीं है। इसके बाद आप सभी को अभी बता देता हूँ, इसके बाद 50 से 60 दिन के अंदर DY चंद्रचूड़ आपके जो होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं या आप भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनको जो शपथ दिलाता है, यह शपथ जो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश ही दिलाता है। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है तो ओम बिरला आपके लोकसभा स्पीकर हैं। अगर होम मिनिस्टर की बात करें तो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। डिफेंस मिनिस्टर की बात करें राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। इससे पहले ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अब फाइनेंस मिनिस्टर आपके निर्मला सीतारमण बन चुकी हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर का कार्यकाल है राजनाथ सिंह को दिया गया और फाइनेंस मिनिस्टर का कार्यकाल जो है निर्मला सीतारमण जी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट आपका है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन संभाल रहा है, तो आपके हेल्थ मिनिस्टर में अगर हम बात करें मनसुख मंडाविया भैया, जिसका मनसुख हो जो सुखी सुखी होगा वही तो आपका हेल्थ मिनिस्टर संभालेगा। और रेलवे मिनिस्टर की अगर बात करें तो रेलवे मिनिस्टर आपके जो है अश्विनी वैष्णव साहब आपके रेलवे मिनिस्टर हैं। अगर बात करें एजुकेशन मिनिस्टर की तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। आप सभी को जानकारी होगी धर्मेंद्र प्रधान इससे पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में आपके ये एजुकेशन मिनिस्टर हो चुके हैं। अगर बात करें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के सुब्रमण्यम जयशंकर आपके जो हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जयशंकर, ये आपके एक्सटर्नल आपके अफेयर मिनिस्टर हैं। अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो RBI के गवर्नर हैं तो वर्तमान में RBI के गवर्नर जो आपके भाई हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ये आपके 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी RBI के गवर्नर हैं।
आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो यंग हिल्टन आयोग की स्थापना, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आपके कौन है? तो अजीत डोभाल आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल आपके कौन है, तो आपके के वेणुगोपाल हैं। देखो, इनका के वेणुगोपाल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन इनका भी कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं आपके राजीव गौबा जी आपके जो है कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी मनोज सोनी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके जो मुख्य न्यायाधीश, जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो आपके राजीव कुमार हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजीव कुमार पहले निर्वाचन आयुक्त थे, लेकिन इस समय आप बन गए हैं राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इसके बने जनरल मनोज पांडे बन गए हैं। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं विवेक राम चौधरी बन गए हैं। और नेवल स्टाफ के एडमिरल आर हरि कुमार बन गए हैं। जो आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाना साहब थे, वो आपके चीफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि चीफ डिफेंस स्टाफ का एक दुर्घटनाग्रस्त में शहीद हो गए थे, इसीलिए जो है जो आपके जो जनरल विपिन रावत जो थे, हाँ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे वो जनरल विपिन रावत जी थे। तो वो आपके उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था विमान, तो उसमें उनकी शहीद हो गए थे। तो उनके जगह पे अब बने हैं आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाना। बाकी आर्मी स्टाफ मनोज पांडे बने हैं। एयर के स्टाफ जो वायुसेना के हैं विवेक राम चौधरी हैं। और नेवाल के जो नौसेना के आपके वो एम आर हरि कुमार हैं। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट कुछ डिफिनेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्या कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट ऑफिसों के जो हेड होते हैं उनके बारे में है, तो इनको भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। हम इनको ऐसे रिवाइज़ करेंगे ताकि ये हमारे ध्यान में रहें और हमको याद भी हो जाएं। क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम 15 अगस्त से रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अभी रामसर साइट में कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो 15 अगस्त की ये न्यूज़ है जिसमें कहा गया कि भारतीय रामसर स्थलों की सूची में 11 नई आर्द्रभूमि को जोड़ा गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए, तो 75 आपके हो गए हैं। 11 नए स्थलों में से जो है 4 आपके तमिलनाडु के अंदर, 3 आपके उड़ीसा में, 2 जम्मू कश्मीर में और एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या 14 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। भारत ने 1982 में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अगर हम आपसे पूछें कि आपका पूछा जाए कि 2 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो 2 फरवरी को आपको वेटलैंड डे मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर ये है क्या? ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था, उसमें आर्द्रभूमि से उनके संरक्षण के लिए बात कही गई थी। तो ईरान के अंदर ये आपकी रामसर स्थान है, वहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के अंदर कितनी रामसर साइट हैं, तो कुल 75 रामसर साइट हैं। 2 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 2 फरवरी को आपका नेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगली न्यूज़ थी कि 15 अगस्त को आपके 76वां स्वतंत्रता दिवस। भाई साहब, जिस तरीके से भसड़ मची थी कि 15 अगस्त जो है इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस है, सब लोग कह रहे थे 75 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई साहब, ये जो प्रोजेक्ट 75 सरकार का था कि प्रोजेक्ट 75 सब कहीं 75 कर करके लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया था। लेकिन ये भाई साहब 76वां स्वतंत्रता दिवस था। कौन सा था? 76वां 76 स्वतंत्रता दिवस था 15 अगस्त को, जिस बार मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाता कि आज़ादी के कितने साल पूरे हो गए, तो 2022 में देश अपना 76 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन ब्रिटिश शासन से देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए। ये 75 साल पूरे होने का प्रतीक था, ना कि हम लोग 75वां मना रहे थे। तो इसको भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 75 पे टिक करके नहीं आना है, आपको 76 पे टिक करना है। अगला बात यहाँ पे कहा गया कि भारत में हर साल 15 अगस्त को, भाई तो पता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार हम लोग 76 स्वतंत्रता दिवस की मनाए हैं, ना कि आपका 75। ये आपका 76 नंबर का था और ये जो है 75 साल आज़ादी के पूरे हुए हैं उस अप्रोच में था। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी थी कि 15 अगस्त 2022 को ही 107 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। भाई साहब जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखने को हमको मिलेगा यहाँ से कि जो है जो 15 अगस्त 2022 को 107 वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और सीएपीएफ कर्मियों को 107 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें से आपका 3 आपका कीर्ति चक्र है, 13 आपका शौर्य चक्र है, 2 बार 2 सेना मेडल दिया गया वीरता का, 81 आपका सेना पदक है, 1 आपका नौसेना पदक है,
और 7 आपका वायुसेना पदक शामिल है। सेना के जवानों को 8 शौर्य चक्र भी दिए गए, जिनमें 2 मरणोपरांत भी शामिल है। तो 15 अगस्त के दिन ही ये इंपॉर्टेंट काम एक और किया गया, जिसमें आपको अवार्ड दिए गए जो वीरता पुरस्कारों के बारे में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज़ आपकी थी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव, ये भाई साहब जहाँ देखो वहाँ ये 75 कर करके भाई साहब सब लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया था कि हाँ ये 75 साल हो गए, इस बार हम 75वां ही मना रहे हैं। नहीं भाई, ये आपका इस बार 76 था। और ये जो है आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव 75 नंबर का मना रहे थे। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से झंडे को फहराया और उन्होंने 5 गोल दिए, भारत के नागरिकों को 5 गोल दिए। उन्होंने कहा कि प्राण एक लो कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इन्होंने 5 पद दिए थे। दूसरा पद दिया था कि गुलामी को हर सोच से मुक्ति करेंगे। तीसरा पद दिया था कि विरासत पर गर्व करेंगे। चौथा पद इन्होंने दिया था कि नारी सम्मान, महिलाओं के प्रति घृणा का अंत होगा। और पांचवा पड़ा था कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को एक नया नारा भी दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कितने प्रण दिए थे, तो टोटल कितने दिए थे, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे आप लोग नोट करिए। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कौन से प्रण दिए, 5 प्रण दिए। अब इन्हीं 5 में से कोई आपको दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को एक नया नारा कौन दिया। तो आप सभी पता है कि जय जवान, जय जवान और जय किसान का जो नारा था ये किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। लेकिन बाद में इसमें जय जवान, जय जवान, फिर उसके बाद जय किसान और इसके अंदर जय विज्ञान किसने ऐड किया, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसमें ऐड किया गया जय विज्ञान। अब उसी नारे में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जय अनुसंधान को किसने ऐड किया, तो जय अनुसंधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको ऐड किया गया। तो अब आपको ये नारा ध्यान रखना है कि ये किस नारा, मतलब कौन कौन इसमें ऐड किया गया, किसने ऐड किया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वैसे कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान नारा कब दिया गया और किसने दिया और कब किस दिन को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पारसी न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर आपका कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 2022 को मनाया गया। पारसी का नववर्ष नवरोज़, पारसी नववर्ष यानी नवरोज़ या नवरोज़ का त्यौहार जुलाई और अगस्त के बीच मनाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि 16 अगस्त 2022 को मनाया गया पारसी नववर्ष नवरोज़। पारसी नववर्ष यानी नवरोज़ या नवरोज़ का त्यौहार जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। 2022 में इसको 16 अगस्त को मनाया गया। नवरोज़ वैश्विक स्तर पर मार्च में मनाया जाता है, परंतु भारत में 200 दिनों के बाद अगस्त के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पारसी शाहनशाही कैलेंडर को मानते हैं। नवरोज़ का नाम फारसी राजा जमशेद के नाम पर रखा गया, जिन्होंने शाहनशाही कैलेंडर बनाया था। तो इसको यहाँ से ध्यान रखना है कि भैया 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, तो पारसी का नववर्ष मनाया गया 16 अगस्त को। अगली न्यूज़ है आपकी फीफा की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को अभी एक बहुत बुरी खबर है ये इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया पहली बार अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करने जा रहा था, लेकिन फीफा ने उसको यहाँ इस महासंघ से निलंबित कर दिया है। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को क्या निलंबित, ये न्यूज़ क्या है कि फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को क्या निलंबित, मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को भारत फीफा ने निकाल दिया। क्यों, क्योंकि वैश्विक फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया। AIFF कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की समिति गठित करने का आदेश निरस्त होने के बाद निलंबन हटा दिया जाएगा। AIFF की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसे 1948 से फीफा की मान्यता प्राप्त हुई है। भाई ये अंडर 17 महिला फुटबॉल जो वर्ल्ड कप अभी आयोजन होने वाला था, तो इसमें थोड़ा लेकर के अभी बाधा चल रही है, लेकिन कुछ अगर इसमें कहा जा रहा है कि कार्यकारी समितियों की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की समिति गठित करने का आदेश। देखो फीफा इसमें मेन मुद्दा इसमें क्या है कि फीफा कह रहा था कि आप जो है अपने अंदर AIFF में चुनाव कराइए और चुनाव कराने के बाद उसका हेड बनाइए, लेकिन यहाँ पे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ उन्होंने कराया। उसने कई बार नोटिस दे दिया, कई बार उसने कहा AIFF से, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं लोग, तो इसीलिए उसने निलंबित कर दिया है। लेकिन हाँ, हो सकता है आयोजन इंडिया में ही हो, क्योंकि जब हटा दिया गया तब हो सकता है अब इसके अंदर चुनाव हो, इसके जो नए हेड बने तो उस तरीके से फिर नए तरीके से हो, तो फिर फीफा फिर से मान्यता मिल जाए। लेकिन ये हमको न्यूज़ दिखी थी, इसलिए हमने आप लोगों को बीच में बताने की कोशिश की कि हाँ इसको भी आप लोग जानकारी रखिएगा। अगर हम बात करें फीफा की, फीफा का अभी जो है वर्ल्ड कप 2022 में जो होने वाला है, ये आपका कतर दोहा में होने वाला है।
अब फीफा के जो है आपके जो है गियानी इन्फेंटिनो इसके जो है हेड हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें है 16 अगस्त 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। उन्होंने 3 कार्यकाल के लिए, अभी आपने पढ़ा था ना कि जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इन्होंने नारा ही ऐड किया था उसमें, जय जवान जय विज्ञान वाला। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 1996 में छोटी अवधि के लिए ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। फिर उसके बाद 1998-2004 तक 2 कार्यकाल तक इन्होंने अपना पदभार संभाला था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2015 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो पद्म विभूषण सम्मान है 1992 में किसको दिया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था और 2015 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था और 1992 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन भैया अगले है, मैं अपने घर की इकलौती उम्मीद हूँ साहब, इसलिए अपनी लुक्स से ज़्यादा अपनी बुक्स पर ध्यान देता हूँ। यह सभी के लिए आपके मोटिवेशन कोट है कि मैं अपनी घर की इकलौती उम्मीद हूँ साहब, इसलिए अपनी लुक्स से ज़्यादा अपनी बुक पर ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ही लोग मतलब हम सब लोग अपने माँ बाप के अपने एक वो हैं कि हाँ एक न दिन हमारा बेटा ज़रूर सरकारी नौकरी घर लेकर आएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करिए और फालतू कार्यों से दूर रहिए। तो इसीलिए आप लोग अपने अपने किताबों को ध्यान दीजिए, ना कि अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो भाई, एक दिन जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी जिस दिन आपकी लग जाएगी ना, लोग जो आपके ऊपर उल्टा बोल रहे हैं, यार फलाना आदमी क्या कर रहा है, अरे यार वो कुछ नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। अरे मुझे तो पता था फलाना लड़का ऐसा कर लेगा। तो आप लोग अभी इस निगेटिविटी से दूर रहिए। आपको लोग अपने तन मन धन मतलब पूरे उससे लग जाइए। जो भी आपका गोल है उस गोल पे काम करिए। अगर आप जेई बनना चाहते हैं जेई बन जाइए। आप जिस भी मकसद से आप तैयारी कर रहे हैं उसमें लगिए। अपनी प्रॉब्लम लोगों से मत शेयर करिए, खुद को अपने सॉल्व करिए। और जो है किस चीज़ में कहाँ दिक्कत है, कैसे क्या दिक्कत है, आप उस पर फोकस करिए, उस पर काम करिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। पीछे मुड़कर मत देखिए, लोग कहने वाले ऐसे कहते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। अगस्त 2022 में चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज पर ओवर आर्क डेक लॉन्च करके आज़ादी के बाद पहली बार श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ा गया। तो ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका चेनाब नदी पे जो रेलवे ब्रिज बना है, चेनाब नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि एफिल टावर से भी ये आपका 35 मीटर ऊंचा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। ये कोई क्या मिशन है? इन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 अगस्त 2022 को मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि हमको अगर इंडिया को नंबर 1 मिशन बनाना है तो इन्होंने एक मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत शुरुआत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगस्त 2022 में राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक सरकार खिलाड़ियों को देगी 2% आरक्षण। कर्नाटक भैया, कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी हैं, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण दिया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। शोधकर्ताओं ने विकसित किया 3D प्रिंटेड कृत्रिम कार्निया। कार्निया भैया मतलब समझ रहे हैं कि आँखों से संबंधित कोई चीज़ है। इन्होंने कृत्रिम तरीके से 3D प्रिंटेड कृत्रिम कार्निया को बना दिया है। और हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने ऐसा काम किया है। इन्होंने क्या किया कि एक कृत्रिम कार्निया का 3D प्रिंट निकाल कर उसे खरगोश की आँखों में प्रत्यारोपित भी कर दिया है। भाई साइंस बहुत तरक्की से आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद का नाम आया था, हैदराबाद का नाम आते ही भैया ऑपरेशन पोलो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ऑपरेशन पोलो हुआ था, ठीक है। इसके तहत जो हैदराबाद रियासत को अपनी इसमें मिलाया गया था। अगर हैदराबाद का नाम याद आता ही अगर आपको याद आ जाता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि सन 2004 की, जो कि 5 फरवरी 2022 को इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी, जो कि शांति का प्रतीक है या समानता का प्रतीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद आपका किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जैसे ही देखो रिवाइज करना जरूरी। देखो हमको हैदराबाद नाम आया तो हमने हैदराबाद से समझ 3 चीज़ें बताई कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो में हुआ था, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। तो ऐसे ही चीज़ों को रिवाइज, कहीं भी आप देखो उसको रिवाइज करो कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा था, इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप इस तरीके से रिवाइज करेंगे गाइज तो अच्छे से आपकी नॉलेज बूस्ट होगी और आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि यार हमको सब चीज़ें पता हैं। अगला है कि विलियम रूटो केन्याई राष्ट्रपति चुनाव की विजेता घोषित हुए हैं। केन्या
जो विलियम रूटो हैं वो हैं राष्ट्रपति चुनाव बने हैं, ये पहले उपराष्ट्रपति थे केन्या के, लेकिन अब विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता घोषित किया गया। तो राष्ट्रपति चुनाव कहाँ पे हुआ? केन्या में हुआ है। केन्या की राजधानी भैया क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। यहीं केन्या के अंदर ही आपका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो विलियम रूटो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपके केन्या के राष्ट्रपति बने हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नितिन गडकरी ने किया मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण। नितिन गडकरी जो कि आपके सड़क पर लाने वाले मंत्री हैं, मतलब राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी ने 18 अगस्त 2022 को मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किया, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि यहीं से अभी बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि गोवा बना देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य। 15 अगस्त 2019 को एक मिशन शुरुआत हुआ था, उसका नाम था जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में ये कहा गया कि सन 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि सन 2024 तक हर घर तक जल को पहुंचाया जाएगा। तो उसी क्रम में गोवा जो बना है देश का पहला हर घर जल वाला जिला प्रमाणित राज्य बन गया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 15 अगस्त 2019 को कौन सी योजना शुरू की? जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। लक्ष्य कब तक है? 2024 तक लक्ष्य रखा गया है। उसी क्रम में गोवा, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव क्रमशः देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बन गए। अगर आपसे पूछे कि हर घर जल वाला देश का पहला राज्य, मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि हर घर जल वाला जो पहला आपका राज्य बना है, अगर राज्य का पूछे तो राज्य आपका तो होगा गोवा। अगर पूछे यूनियन टेरिटरी तो आपका होगा दादर नगर हवेली दमन एवं दीव। अगर आपसे पूछे कि हर घर जल वाला जिला कौन बना है, वो बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि हाँ इसको रिवाइज करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम। भैया यहाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा, इसको बार बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम में कितने टोटल हमारे जो है कैसे कैसे क्या गेम में क्या पोजीशन थी। तो अगर हम बात करें भैया कॉमनवेल्थ गेम में, तो अगर इंडिया की पोजीशन की अगर बात करें तो हमारे भारत की जो पोजीशन थी वो 4th रैंक थी कॉमनवेल्थ गेम में। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? आपसे पूछा जाए कि ये किस क्रम का था, तो ये आपका 22वें क्रम का था। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था 22वां भैया? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था आयोजन। और सबसे पहला कहाँ पे हुआ ये राष्ट्रमंडल खेल? तो ये आपका हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। और सन 2022 का कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? 4th रैंक थी। तो इसमें भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें से आपका 22 आपका गोल्ड था, 16 आपका सिल्वर था और 23 आपका कांस्य पदक था। अगर हम आपसे पूछें कि उद्घाटन इसका शुभंकर जो भी ये बना है, ये शुभंकर है, इसका नाम है पेरी द बुल, आपका शुभंकर है। ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारतीय जो ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु थे, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और मनप्रीत सिंह आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। और समापन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक बनी थी वो अंचत सरस कमल बने थे, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, और निकाह जरीन बनी थी जो आपके मुक्केबाज के खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला T20 क्रिकेट टीम ने यह सिल्वर पदक जीता है इसमें भैया। और भैया 22 गोल्ड आया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन सभी का। तो मतलब जैसे कि बजरंग पुनिया हो गया, रवि दहिया हो गया, साक्षी मलिक हो गए, विनेश फोगाट हो गए, नीरज वो क्या कहते हैं मीराबाई चानू हो गए, पीवी सिंधु हो गई, और अंकिता जो है आपके जेरमी लाल रेनुंगुआ जो ऐसे करके नाम है, वो ये लोगों ने भैया गोल्ड मेडल मतलब बिल्कुल धमाल मचा दिया भाई साहब इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। तो आपको जरूरी यहाँ से याद रखना है कि इसका पहला कहाँ पे हुआ? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि 4th नंबर का ये इंडिया की रैंक कितनी थी? 4 थी। और फर्स्ट रैंक इसकी थी, तो ऑस्ट्रेलिया इसमें फर्स्ट रैंक पे आया था। कहाँ पे आयोजन हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 का ये ओलंपिक था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि जो नेक्स्ट आपका जो होगा 2026 में होगा, वो आपके विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा नेक्स्ट आपका गेम, ये बर्मिंघम वाला। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग सभी, यहाँ पे भैया देख लीजिए कि इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें आपका 22 गोल्ड है, 16 आपका सिल्वर है, आपका 23 आपका ब्रांज है। टोटल भारत ने 61 मेडल जीते थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया रैंक कितनी थी? 4th रैंक थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। फोटोग्राफी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए फोटोग्राफरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर हमको फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया था, अभी हाल ही में ग्रुप डी का जो एग्जाम चला उसमें क्वेश्चन पूछा था कि AgBr जो आपका ये ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड आपका जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, वहाँ पे AgBr का प्रयोग किया जाता है किसमें? फोटोग्राफी के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फोटोग्राफी आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका
अगस्त को आपको कौन सा दिवस मनाया गया था? आपका विश्व मच्छर दिवस आपका 20 अगस्त को मनाया गया। हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित हो किया जाएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये आपकी 20 अगस्त की न्यूज़ है मॉर्निंग की। इसमें कहा गया कि 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस, आप सभी को पता है कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारत आए थे। इसी के उपलक्ष्य में आपका ये जनवरी 2022 में इंदौर में आयोजित किया जाता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस आपका जो मनाया जाता है, इस बार कहा गया कि 2023 में जो होगा वो इंदौर के अंदर मनाया जाएगा। इंदौर आपका कहाँ पे? इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है। इंदौर का नाम आपने सुना होगा कि सबसे अधिक स्वच्छता शहर में आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, महाराष्ट्र ने दिया दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा। महाराष्ट्र ने ये कहा कि दही हांडी में जो भी आप खेल में भाग लेने वाले बच्चे होंगे, जो भी लोग होंगे, इसको एक आधिकारिक दर्जा दिया और कहा कि इसमें जो बच्चे भाग लेंगे उनको आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता भी दी जाए, मान्यता दी गई है। और इसमें बहुत सी इन्होंने कुछ इनमें नियम कानून भी बताए हैं कि इसमें जो भी लोग मतलब शामिल हो गए उन बच्चों को मतलब जो है सरकारी नौकरी में भी कुछ छोड़ दी जाएगी। तो इसको मतलब इन्होंने साहसिक खेल का दर्जा दिया है। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में कौन है? एकनाथ शिंदे भाई साहब ने घोषणा कर दी कि दही हांडी को आधिकारिक खेल का दर्जा इन्होंने दे दिया है। अगले क्वेश्चन आपका है, नेतन्याहू की आत्मकथा है बीबी माई स्टोरी नवंबर 2022 में होगी इनकी रिलीज। इजराइल के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू का संस्मरण 2022 में आएगा। इसका शीर्षक है बेबी माई स्टोरी। तो ये आपके जो हैं भैया बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछें हम कि सचिन तेंदुलकर भाई साहब, मतलब जो आपके महान क्रिकेटर रहे हैं, इनकी अगर पूछे कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे। ये आपकी सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। अगर आपसे पूछें कि सुरेश रैना की कौन है? सुरेश रैना की आपकी जो है बिलीव, आपने सुना होगा बिलीव आपके सुरेश रैना की है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर की जो प्लेइंग इट माई वे और सुरेश रैना आपकी बिलीव इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले भैया आप सभी से निवेदन ये है कि आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भैया 300 सब्सक्राइबर है, 380 सब्सक्राइबर, आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप लोग सदैव आपके पास हम काम करते रहेंगे। तो ये भैया सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व ओलंपिक फुटबॉल कप्तान समर बंदू बनर्जी का हुआ निधन। भारत की फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे समर बंदू बनर्जी, जिन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में देश को ऐतिहासिक चौथे स्थान पर पहुंचाया था। उनका अगस्त 2022 में निधन हो गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि पूर्व ओलंपिक फुटबॉल कप्तान समर बंदू बनर्जी का हुआ निधन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। कनाडा में आयोजित होगा 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कनाडा के हैलिफैक्स में 65वां नंबर का राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का भाग लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ पे होगा? कनाडा में होगा। क्या होगा? तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन ये होने वाला है। अब कुछ स्थानों के उपनाम हैं जो कि विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है, तो ये आपको वेनिस इटली को कहा जाता है। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। नील का वरदान मिस्र में कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये आपका भी हाल ही किसी एग्जाम में आया था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान का, हाँ ये आया था उसमें आपका पेट का एग्जाम 2021 वाला जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। ये अंध महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका को कहा जाता है। विश्व की चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है, बहरीन को कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला है राजीव गांधी की 78वीं जयंती मनाई गई 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को राजीव गांधी की ये जो है 78वीं जयंती मनाई गई। ये आपके 6 नंबर के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1984 से लेकर के 1989 तक भारत की सेवा इन्होंने की थी। डॉक्टर एस जयशंकर 22 अगस्त से ब्राज़ील, प्रागवे और अर्जेंटीना की यात्रा पर जाएंगे। 22 अगस्त से ये आपके डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपके हैं, ये आपके जो है 22 अगस्त से ब्राज़ील, प्रागवे और अर्जेंटीना की यात्रा पर जाएंगे। अगली न्यूज़ है आपकी अक्षय ऊर्जा दिवस से संबंधित, जो कि 20 अगस्त को मनाया गया आपका अक्षय ऊर्जा दिवस। 21 अगस्त को आपका संडे था, 22 अगस्त आपका है। आपको ये वीडियोज़ आज मिल रही होंगी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो रहा होगा। बाकी यहाँ पे सारी हमने न्यूज़ डिस्कस कर दी है और सारी हमने प्लेलिस्ट, सारी हमने जितनी भी हमारे पास स्लाइड थी 38 स्लाइड तक थी, ये हमने सारी डिस्कस कर दी है। आप सभी को उम्मीद करता हूँ काफ़ी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये तो जो वीकली वाली वीडियो मेरी है ये अगले वीक में ही आएगी। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।